Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for professional level papers for June 2025 exam. P level का orientation साथ इसलिए हो रहा है because I have many things and areas to tell you जो strategic professional में बहुत trouble creating होती हैं. Specifically, this is coming from examiners' reports, plus from ACCA, plus from our own data, which I could gather this time. सरप्राइजिंगली इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करते हैं पर आपको पता नहीं होगी. So that is why I can bet on whatever you are going to see in this session. Please keep on noting them so that whenever you are studying from anyone, be it self study or from me or from any other tutor, you should know कि आपको कहाँ पे फोकस रखना है. यानी स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में क्या चीज बैकफायर कर सकती है. I'll show you one by one each and everything. एजेंडा में मेजरली हम दो चीजों पे बात करेंगे. नंबर वन, पी लेवल एग्जाम्स के साथ चैलेंजेस क्या आते हैं और उनको हमें दूर करना कैसे है. इसी के साथ जुड़े हुए बाकी टॉपिक्स भी होंगे. सबसे पहले आपको पास परसेंटेज दिखाती हूँ पी लेवल पेपर्स की. जो मैं चारों पढ़ा रही हूँ उनकी पास परसेंटेज देखो और इसमें से मुझे देख के बताओ कि कौन सा सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है. एसबीआर, एसबीएल, एएफएम, एपीएम, which APM. is the scariest? APM. The scariest of all is APM. Now I will tell you why. Anyways, SBR का इंडिया का पास परसेंटेज अच्छा रहता है. We are lucky to have this percentage at 75%. उसका कारण एक और भी होता है कि नॉर्थ इंडियंस थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं एंड एसबीआर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशन प्लस डिस्कशन. SBL is all about discussion, is all about discursive and explanatory type of paper होता है ये. AFM में at least 45 to 50 मार्क्स का थियरी पोर्शन होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं. APM नॉट अबाउट कैलकुलेशंस. जस्ट टू क्लैरिफाई, ये पूरा ओरिएंटेशन आज साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट्स को बाकी पेपर्स के बारे में भी जानना जरूरी है. किसी के पास टाइम नहीं है कि 1 घंटा यहाँ का ओरिएंटेशन देखेंगे, फिर 1 घंटा इसका, फिर 1 घंटा इसका, फिर 1 घंटा इसका. इसी 1 घंटे में आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी. एपीएम इज नॉट पीएम और नॉट एन एडवांस वर्जन ऑफ पीएम. पीएम में जो चैप्टर 13, 14, 15 थे जहां पे आप एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते थे, एपीएम पूरा वो है. दैट मीन्स इन एपीएम यू विल नॉट बी कैलकुलेटिंग द रेलेवेंट कॉस्ट, बट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन रेलेवेंट कॉस्ट may be there. There will not be any 30 marks or 40 marks of only calculations coming in. There will be more of small ratio calculation and comments based on that. So APM इसलिए स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत बनता है बिकॉज स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटिव पेपर एक्सपेक्ट करके जाते हैं. एसबीएल को स्टूडेंट्स प्रॉपरली राइटिंग हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत फेस करते हैं. और एसबीआर इसलिए अच्छे से निकल जाता है बिकॉज हम तो कैलकुलेशन के गुरु होते हैं. लेकिन आज इस ओरिएंटेशन में मेजरली वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस व्हिच आर बैक्ड अप बाय प्रूफ्स. सो व्हाटएवर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, I will show you the proof of everything. Every comment, every problem which I'll bring in, you will have a proof in front of you. सबसे पहली चीज पे आते हैं, सेलेक्टिव स्टडी. मैं नहीं कह रही हूं. एएफएम में एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस का एक सेक्शन होता है आपके एसीसीए की वेबसाइट पे. वहां पे क्लियर कट 3 थिंग्स टू अवॉइड मिल जाएंगी आपको, जिसको बैड हैबिट्स बोला गया है. इस पैराग्राफ में एग्जामिनर ने क्लियर कट बोला है कि स्टूडेंट्स ट्राई टू पिक टॉपिक्स एंड आई रियली हेट दिस. अनफॉर्चुनेटली आपके सीनियर्स ही आपको कई बार ये गाइड करते हुए मिलते हैं, यार बस ये कर जा, इट विल बी डन. एंड दैट इज व्हाट बैकफायर्स. उन्होंने खुद इस चीज का रीजन दिया है कि स्टूडेंट्स क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बेसिस पे जाते हैं. तो पहला, ऐसा क्यों नहीं करना? बिकॉज यू मे बी रॉन्ग. नंबर 2, आपने जो चीज पिक करी वो हो सकता है एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो, लेकिन दूसरा पार्ट हो जो आपने नहीं पढ़ा. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग स्टूडेंट्स. प्लीज सेलेक्टिव स्टडी मत करो. रिवीजन सेलेक्टिव हो सकता है लेकिन विजन डिटेल्ड होना चाहिए. यानी आपको पता होना चाहिए
एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कई टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो ये बात जब मैं बोलती थी तो स्टूडेंट्स इस पे ऑफेंड होते थे। एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, 2 साल पहले तो मैंने ये भी कमेंट अपने लिए सुना था, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने में मेहनत लगती है, मैम को नहीं मेहनत करनी होगी इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट बता रही है। नाउ दिस हैज कम फ्रॉम द एग्जामिनर, बिकॉज दे नो इट कि बच्चे को ये वाला टॉपिक नहीं आता है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से करके जा रहे हैं। एंड मेनी स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो सीन, पिछली बार पेपर क्लियर नहीं हुआ, दिस टाइम दे स्टार्टेड अगेन एंड दे देमसेल्व्स एडमिटेड, मैम मैं तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे देख रहा हूं जो मैं पहली बार नजर पड़ रहा है जिसके ऊपर, इसका मतलब आपने पिछले टाइम में वो पढ़ा ही नहीं, एंड आई केप्ट ऑन अज्यूमिंग कि सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। So please do not opt for selective study. This may not work. ACCA papers have always surprised students. Always they have surprised students. कभी भी एक शॉक की तरह एक नई चीज आ जाती है एंड यू विल ऑलवेज फील कि ये कहां से आया। सारे पास पेपर्स उठा लेना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपकी बुक में या ACCA स्टडी हब पे नहीं होगा। यानी आप ही कई बार चूक जाते हो देखने में। अब बात करते हैं बाकी सारे चैलेंजेस पे। Now again, these challenges I picked up from the SBL examining team guidance. यही के यही challenges आपको कुछ ब्लू दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक दिख रहे हैं। ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये मैंने ऐड किए। ब्लैक वाले सारे के सारे SBL examining team guidance के। ये जो मैंने ऐड किए, ये मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि बाकी पेपर्स की एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस में ये पॉइंट्स थे, तो उनको उठा के यहां डाला। प्लस कुछ हमने अपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के केस में एनालाइज करके देखा है कि यार ये भी गलतियां बच्चे कर रहे हैं। अब इन पे एक एक करके डिस्कस करूंगी। आई विल नॉट जस्ट हेवीली रेन ऑन योर ब्रेन्स, लेकिन एक एक करके इनको दिखाती हूँ। द फर्स्ट प्रॉब्लम, स्पेंडिंग टू मच टाइम और टू लेस टाइम ऑन टास्क without regard to allocated marks. This is the problem which was highlighted by the SBL examining team. कि आपको कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दी होती है, उस पे कुछ करना होता है, दैट इज अ टास्क। या तो बच्चे उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लीडिंग टू पेपर छूट जाना, या फिर कुछ जल्दी, इतनी जल्दी कर देते हैं कि वो सफिशिएंट ही नहीं होता है। आप में से किसी ने ऐसा फील किया कभी भी कोई आंसर लिखते हुए कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो बहुत डिटेल्ड होंगे और जैसे जैसे पेपर एंड की तरफ आता जाएगा आपके आंसर्स का साइज बहुत छोटा होता चला जाएगा। हैव यू नोटेड दिस? अगर किसी ने भी पी लेवल का पेपर दिया है तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर वेरी इलैबोरेटिव, एंड नीचे आते 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 शिवा इज सेइंग यस मैम APM में, यस, सो दिस हैपेंस, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अब इसका एग्जांपल भी देखते चलो। ये मेरे मॉक टेस्ट है। आई ऑल्सो रियलाइज कि बच्चा ये गलती कर रहा है, लेकिन जब मैं हाईलाइट समझ में नहीं आता, एग्जामिनर हाईलाइट कर रहा है तो भाई इंपैक्ट पड़ता ही होगा। दिस वाज द आंसर। ये जो ए से लेकर यहां तक 4-5 लाइनें उसने लिखी है, मैंने कमेंट डाला है एंड दिस कमेंट इज 2 क्वार्टर्स बैक। दिस मच फॉर 9 मार्क्स। और वही एग्जामिनर कह रहा था कि एलोकेटेड मार्क्स को देखते ही नहीं है बच्चे, आइदर दे राइट टू मच, मींस 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना लंबा लंबा लिख देना, जैसे मैंने यहां पे भी हाईलाइट किया कि ये सारे केस की जरूरत ही नहीं थी, टू द पॉइंट लिखो। ये 2 नंबर का पार्ट था, इस पे बच्चे ने कम से कम 20 लाइनें भर दी। 2 नंबर या 4 नंबर का था, एंड आई हैड टू राइट, प्लीज राइट टू द पॉइंट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि टू मच टाइम और टू लेस टाइम स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग, उनको समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूं। नाउ दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट पे फोकस ना करना, ये तो हमने इस क्वार्टर बहुत ध्यान से देखा है, एंड आई एक्चुअली कमेंटेड द मेन प्रॉब्लम इज नॉट टच्ड एट ऑल। बच्चे ने सारा डिस्कशन कर डाला, जो मेन पॉइंट था उसी पे ही बात नहीं करी। और यही वो कह रहे हैं, मेन रिक्वायरमेंट पे फोकस ही नहीं किया स्टूडेंट ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेकिंग द सेम पॉइंट इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। एक ही कान को यहां से पकड़ना, फिर दूसरे हाथ से यहां से पकड़ना, फिर यहां से पकड़ना। यही कमेंट मैंने 2 क्वार्टर पहले किया था। See, number of products developed and new innovations, number of products developed and new innovations, और मैंने इसी चीज पे लिखा
इफ दिस इज पार्ट 3, तो पहले क्या हुआ था डिस्कस, ये आपको पी लेवल में जानना बहुत जरूरी है. आई विल बी वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस. मैंने बोला मॉक्स दो, मॉक्स चेक कराओ. स्टूडेंट्स ने मॉक्स चेक कराने चालू कर दिए. बहुत सारे लोगों ने चेक करने भी चालू कर दिए. आई एम क्लियरली टेलिंग यू, प्लीज लुक फॉर दीज थिंग्स इफ योर जो भी चेक कर रहा है, he or she is giving you this feedback or not. अदरवाइज तुम्हारे पैसे बेकार जा रहे हैं. अगर आपको गलती पे कमेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, देन दिस इज नॉट एट ऑल चेकिंग. ये पॉइंट्स मैं दे रही हूं, ये यूट्यूब पे भी जाएगा. पॉज करके फोटो ले लेना इन सारे पॉइंट्स की. Ensure that whatever answer is being checked for you, you are getting this feedback. Because मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे ही बोल रहे थे कि मैम उन्होंने चेक किया, मेरे 70 मार्क्स उसमें आए और एग्जाम में मेरे 32 आए हैं. That means there is a clear cut gap in the checking and the preparation which was advised to the student. And I very proudly say, my mock checking plus 10 marks ऊपर नीचे का गैप होता है. तुम बोलोगे मैम 10 मार्क्स, हाँ 10 मार्क्स. बिकॉज जब मेरे पास स्टूडेंट मॉक करता है, वो 3 घंटे में करता ही नहीं है. उसको पता है ना ये तो मैम का मॉक है. सीरियस जो परफॉर्मेंस होती है वो आती है एग्जाम में. Either he is too scared or he is too serious. The same level of seriousness is not there when I take mocks. तो ये 10 नंबर प्लस माइनस का रहता है, बट इट हैज नेवर बीन 20, 30, 40 until unless बच्चे ने ही वहां जाके कुछ एक करिश्मा ना कर दिया. होता है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करते. मैम मैं बोर हो गया था, 50 मार्क्स नहीं अटेम्प्ट करके भेज दिया. तो फिर कंपेरेबल कैसे होगा? एग्जाम में तो 100 मार्क्स का किया ना. बट whoever seriously attempted, only 10 marks plus minus हो रहे हैं. So please do not fall prey on this. Take a feedback. This is what you are paying for. क्लासेस सबकी समझ में आती हैं. क्लासेस से नहीं बात बनती. क्लास फ्री रिसोर्सेज इतने भरे पड़े हैं, आप कहीं भी देखो यू विल गेट टू नो ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो फिर 100% बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज द प्रॉब्लम एरियाज आर हियर एंड दिस वी नीड टू फोकस नाउ. मैं भी कर रही हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे कमेंट बच्चे पढ़ ही नहीं रहे. Now I will speak up those comments and highlight that this is what I'm trying to say and this is what the examiner is saying. This is not what I am saying. This is the examiner's words. So he is clearly saying कि बार बार आप एक ही चीज लिखते हो. मैं पिछले 3 साल से मना कर रही हूं, प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिबिट्स. मुझे पता चला बच्चे मेरे पीछे से डिस्कस करते हैं, नहीं यार हमारे सीनियर ने तो कॉपी पेस्ट किया था, उसने बोला है कि कॉपी पेस्ट करो, वो पास हुआ है, मैं भी पास होऊंगा. और मैं हर बार मना करती रही, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस. अगर आप कर रहे हो, वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि मुझे इसके अराउंड कुछ लिखना है. बोल दिया एसबीएल के एग्जामिनर ने कि हम नंबर काटते हैं इस पे. इफ यू आर रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट फ्रॉम द एग्जिबिट्स, इवन इफ इट इज रेलिवेंट, यू विल नॉट स्कोर मार्क्स. मैंने नीचे सोर्स लिखा है और पब्लिकली इस वीडियो को डालूंगी. आप इस एसबीएल के एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस पे जाओ, उसके पेज 8 पे ये पैराग्राफ है. मैंने जहां जहां इसमें जो चेंज किया है उसको मैंने ब्लू कलर में डाला है. यू कैन गो एंड चेक दिस. I have always been telling, please do not give the same information which the examiner has given you. क्योंकि मैं बता देती हूँ उससे इंप्रेशन क्या पड़ता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आपने वहां से उठाया और यहां डाल दिया. You have not added any value to the information. And this is not at all a good impression. I was preparing a report in EY. Client ने कुछ information दी. मुझे सच सच बताना. Say unmute and say yes or no. मुझे क्या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को उठा के ऐसे के ऐसे रिपोर्ट में डाल देना चाहिए? What do you say? Yes or no? No. No. क्यों? तो फिर एग्जामिनर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इट क्लियरली शोज कि हमें क्या समझ में आया है. हाँ मेरी गलती है. मैंने जब इसको स्टूडेंट्स की कॉपी में यहां डाल के ये लिखा कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन, मैंने उसमें कमेंट में ये नहीं लिखा बेटा इसलिए कॉपी नहीं करना क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि आपको केस समझ में आया कि नहीं आया. पेपर ऑलरेडी चेक करने में बहुत टाइम लगता है. बट नाउ आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू नॉट कॉपी. You can just copy from the extracts,
for you to remember कि मुझे इसके अराउंड आंसर लिखना है, then erase it. But copying exactly from the extract, not at all appreciable, even if your seniors are guiding that. ठीक है, आप ये यहां से चेक कर लेना. दिस इज द एग्जामिनर व्हाट ही इज सेइंग. एक और, ये 6526 ये वाला जो है, इसका स्क्रीनशॉट यहां पे आपको दिखा रही हूं. Students must avoid simply copying and pasting points from the exhibits. Copy and paste is a good exam technique to manage time. But if nothing is added to the copied text or no further explanation as to why that point was selected is provided, no marks are scored even if the point is relevant. ठीक है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है. इससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लो. एसबीआर के एग्जामिनर ने क्या बोला? Weaker answers tend to repeat the information from the exhibit without complementary or contextualizing the information in an ethical perspective. This is something else. Unfortunately, look at the words of the examiner. Some candidates continue to copy and paste significant chunks of the exhibit into their answers, which adds nothing. So just I am in a mood to prove to all the students what I am saying, what I am writing in the evaluated answers. Please trust they have a background. Not that कि मुझे किसी से खुंदक निकालनी है तो कॉपी क्यों किया, ये क्यों किया. Hanisha is saying my screen is not visible. Is it, guys? No, it is visible. It's visible, ma'am. Hanisha, एक बार refresh करो बच्चे. Maybe your network is not allowing the screen to be visible. Okay. ठीक है. So what I'm trying to say is candidates should stick to requirements and avoid copying and pasting. मैंने आपको 2 एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा दी इतनी सारी पढ़ने के बाद में, पर ये मोर और लेस हर पेपर बोल रहा है. All papers examining team is saying this. Then next, अच्छा, one point I skipped, writing elaborate and lengthy answers. इसका मैंने आपको ऊपर अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाया था. Do not write too much because you have to write relevant. सो ये बीकॉम एग्जाम नहीं है जहां पे हम पेज पे पेज भरेंगे. टू द पॉइंट लिखो, लेकिन मार्क्स का ध्यान रखो. इफ इट इज अ 9 मार्कर क्वेश्चन, राइट फॉर 20 लाइन्स, not 200 lines. Okay, that is what I'm trying to say. Then writing general points. This is my point. SBL की एग्जामिनिंग टीम में नहीं था, लेकिन ये पॉइंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मैंने कहां पढ़ा था, तो मैंने ऐसे निकाल दिया यहां से. While writing general points which are not specifically linked to the facts of the case. अभी इस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जो मुझसे पढ़े हैं. मैं स्किल लेवल में भी ये लिखती हूँ, not related to the case, not linked with the case. अब वो बच्चे समझ नहीं पाते मैं क्यों लिख रही हूँ. कई बार तो वो रीड ही नहीं करते. Now see why I am saying this. When I write 2 general points, give suggestions which will specifically work in this case. उसका बैकग्राउंड ये है. अगर आप जनरल पॉइंट्स लिखेंगे, आपको एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा. ACCA is not about mugging up. You have to connect the knowledge with the case. आप मेरी क्लासेस भी देखोगे ना, SBR में 60 आवर्स का एक कोर्स होगा. क्यों? मैंने स्टैंडर्ड समझा दिया. उसको मैंने 50 अलग अलग केसेस में बना के रिलेट नहीं किया है, क्योंकि वो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में. तो क्लास में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है बस वो समझो. अब उसका एप्लीकेशन हम फिर लाइव क्लास में सीखेंगे. एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड. सिर्फ रट लेने से कि मैं उस आईएएस को बार बार आपके आगे बोलती रहूं, आपको वो लर्न होता रहे, उससे बात नहीं बनेगी. आपको केस के फैक्ट्स पे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उस केस के हिसाब से आंसर ड्राफ्ट अप करना पड़ेगा. एंड दिस इज वेयर यू विल नीड मी, नॉट इनटू कि मैम IFRS 15 क्या होता है वो समझाओ. उसके लिए यू डोंट नीड मी. यू नीड मी कि मैम IFRS 15 इतना बड़ा है, उसमें से कौन सा वाला पोर्शन मैं यहां लगाऊं और उसको कैसे कनेक्ट करूं केस से. दैट इज वेयर यू नीड मी. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन एज अ कमेंट. एक और जहां पे स्टूडेंट ने लिखा और ये नहीं चाहिए था, दैट मीन्स समथिंग वाज रिटन व्हिच वाज नॉट नीडेड. अगेन वी हैड टू हाईलाइट कि यार ये नहीं चाहिए. Even if this is correct, it's irrelevant and it is not needed.
बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन वो केस इम्पेयरमेंट के बारे में था ही नहीं। इट वॉज नॉट अबाउट इम्पेयरमेंट कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, इट वॉज अबाउट सम अदर थिंग। सीजीयू के केस में था ये क्वेश्चन, लेकिन वो डिस्कशन पूरा इम्पेयरमेंट पे चला गया। यहां हमें आपको बताना होगा ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वही हमें डेवलप करना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स नॉट डन इफेक्टिवली। ओके, इसके लिए मैं बहुत पॉपुलर भी हूं और बहुत बदनाम भी हूं। व्हेन आई टेल माय स्टूडेंट्स की आंसर इज वेरी मेसी, दे से कि यार इनको तो आंसर भी बड़ा सुंदर सा चाहिए। यार मुझे नहीं चाहिए, एसीसी को चाहिए। नाउ दिस इज एन आंसर which I commented कि please इसको bullets में डाल दो, because it becomes difficult to understand here how many points you have covered। तो मेरे दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ये फीडबैक देने के। नंबर वन, जब हम प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, the examiner finds it interesting to read। अपन एक ना अपनी कॉमर्स वालों की एक आदत होती है कि हमें ना नॉवेल्स पढ़ आदत नहीं होती, एंड वी ऑलवेज कनेक्ट कि यार नॉवल में ना फोटो नहीं होती, कलर्ड पिक्चर्स नहीं होते, सो आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। डजंट दैट अप्लाई हियर आल्सो? Present anything in a beautiful and presentable manner. That is what I believe. But luckily, this time I found something which is coming from the examiner also, that it should be presented properly. Now, see, this is coming from the AFM examining team. Number one, don't use incomplete sentences when you are making a point. Marks are awarded for complete points made in full sentences. However, you can use bullet points, numbered paragraphs, and headings when appropriate to structure an answer to the question. Hence proved. They also like presentable questions. AFM की बात है ये, SBL में तो ये है ही है। और जो मैं आपको कह रही थी कि पिक एरियाज, ये उसी का ही स्क्रीनशॉट है ये, जो हमने पहले पढ़ा था कि स्टूडेंट्स आर पिकिंग एरियाज कि हम यही करेंगे बाकी छोड़ देंगे, उसी का ही आगे है। ठीक है, सो दीज आर द कमेंट्स व्हिच आई हैव बीन मेकिंग इन द टेस्ट्स, बट स्टूडेंट्स डोंट रीड। नेक्स्ट, focusing only on calculative parts instead of discursive and explanations portion. Specifically, this comes for SBR. SBR का एग्जाम डॉक्यूमेंट है, 2023 का है, आपको मिल जाएगा 6298 के नाम से उसकी नंबरिंग करी हुई एसीसी ने। यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बोला है, there will be significantly more marks allocated to written answers than numerical answers। जब मैंने ये चीज इवेल्युएट करके एक एसबीआर के मॉक में लिखी, बच्चे ने फोन करके मुझसे पूछा, मैम ये रिपोर्टिंग में पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन बताओ, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताओ। आपने मेरे नंबर काट लिए डिस्कशन नहीं करने पे। क्वेश्चन में तो कोई वर्ड ही नहीं था डिस्कशन। प्लीज ट्रस्ट मी, जब मैं कह रही हूँ कि डिस्कशन करना है तो करना है। और वो क्यों करना है? क्योंकि उसने ये बोला है, गिव द कैलकुलेशन, आगे लिखा हुआ है, एंड लेट इट बी गिवन टू द सीईओ, और द सीईओ वांट्स यू टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ दिस और प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। Treatment doesn't mean giving numbers only. It means the CEO wants to understand what will be the treatment of this transaction. यानी सिर्फ नंबर कैलकुलेशन पे बात नहीं बनेगी, ये चाहे एएफएम हो, चाहे ये एसबीआर हो, चाहे एसबीएल हो। एसबीएल के किसी एग्जिबिट में अगर कोई नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, यू नीड टू डिस्कस दोज नंबर्स आल्सो। कैलकुलेशन करके छोड़ दी, डिस्कशन किया नहीं। क्यों करी थी कैलकुलेशन? बताओ तो सही एग्जामिनर को। वेयर आर यू गोइंग टू यूज दैट कैलकुलेशन? स्पेशली एसबीएल। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के बेसिस पे आपने एक एग्जिबिट रीड कर दिया कि इनकी तो इतनी परसेंट कंप्लेंट आती है, तो आगे the number of complaints are increasing year on year basis, the company needs to understand the customer perspective। कौन से वाला मॉडल अप्लाई कर लो, फिर यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आएगा, कौन सा आएगा, जो भी मॉडल आएगा। कहने का मतलब है योर कैलकुलेशंस शुड रीच अ कंक्लूजन। सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ देना विल नॉट फेच यू मार्क्स। क्लियर कट यहाँ बोल दिया एग्जामिनर ने कि आपको अपने जो न्यूमेरिकल कंटेंट है उसको क्रिएट रखना है, उसको करेक्ट रखना है, और नैरेटिव आंसर्स को भी आपको डालना है। अगर नैरेटिव आंसर्स बहुत ज्यादा ब्रीफ है, दे विल नॉट गिव यू द मार्क्स। नैरेटिव मींस एक्सप्लेनेटरी। गॉट इट?
गॉट इट? तो ये जो ब्लू वाले थे ना, ये मेरे पॉइंट्स है, बाकी सारे के सारे एसबीएल एग्जामिनिंग टीम के पॉइंट्स है। कुछ नई इंफॉर्मेशन पता चली, कुछ क्लियर हुआ? हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर पी लेवल? इज इट अबाउट मैम। mugging up the book or developing something else? Yes, It's ma'am. developing यस मैम। developing something else. ठीक है, चलो अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। When I was saying that the students are not focusing on the requirement, what does it mean? आपके एसबीआर के एग्जामिनर रिपोर्ट के पेज 9 पे बड़े दुखी होके एग्जामिनर ने एक चीज बोली, some candidates showed a lack of care in reading this scenario and thus came to weak recommendations of actions. What is this? Try to understand what they're trying to say. क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं करना, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। विद अ हेवी हार्ट आई नीड टू एडमिट दिस, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स डू नॉट केयर टू रीड दिस सिनेरियो। हो क्या रहा है, उसको ढंग से रीड नहीं किया, रिक्वायरमेंट को ठीक से रीड नहीं किया, तो आपने जो रिकमेंडेशन दी ना, वो वीक रिकमेंडेशन आई। लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। हमारे पास एक पेशेंट आया एंड वी आर अ डॉक्टर। केस हिस्ट्री ठीक से नहीं सुनी, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक से नहीं पढ़ी और उसको दवाइयां दे दी। व्हाट डू यू थिंक, इलाज ठीक चल रहा है क्या? नहीं चलेगा ठीक। विद पुअर इंटरप्रिटेशन, पुअर रीडिंग, पुअर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, योर रिकमेंडेशंस विल आल्सो बी पुअर। इसलिए क्वेश्चन की रीडिंग ठीक से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट फोकसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एसबीएल एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस। उन्होंने बड़ा तोड़ तोड़ के एसबीएल को समझाया। यही सारी चीजें बाकी सारे पेपर्स में भी दिखेंगी आपको। एडवाइस, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एक एक लेवल पे एग्जामिनिंग टीम ने कमेंट दिया। जो येलो में हाईलाइट हुआ है वो टेक्निकल वर्ब्स कहलाते हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एडवाइस देनी है, आपको रेकमेंडेशन देनी है। एडवाइस दे दी, रेकमेंडेशन मिस कर दी, नंबर गए। एक एडवाइस है, एक रेकमेंडेशन है। एडवाइस एक अलग चीज पे है, रेकमेंडेशन एक अलग चीज के साथ है, विद रीजन से। रीजन नहीं दिए और रेकमेंड कर दिया दिस प्रोजेक्ट इज गुड। व्हाई इज इट गुड? ये अगर व्हाई मिस हो गया तो नंबर गए। आगे ग्रीन इंपॉर्टेंट क्लूज है कि आपके आंसर में क्या क्या कवर होना चाहिए। चाहिए रेकमेंडेशन के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों डिस्कशंस होने चाहिए। बता रहा है क्वेश्चन खुद ही, लेकिन हम रीड ही नहीं करते ढंग से। रेड में क्या हाईलाइटेड है? आपको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, गुड, बैड सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। अगर कोई रीजन है तो वो। देन कम्स योर ब्लू मार्क। ये मार्क एलोकेशन का है। मार्क एलोकेशन पे क्या इंपॉर्टेंट है यार, बता सकते हो? हाउ इज मार्क एलोकेशन इंपॉर्टेंट? मुझे मार्क्स क्यों देखने हैं यार? कितना लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। Please consider the marks before framing your answer. A 26 marker question पे कितना टाइम स्पेंड करोगे, कितना कंटेंट लिखोगे, कितनी डिटेल दोगे, इसलिए 26 मार्क्स देखने जरूरी है। बिल्कुल सही मयूरी, शिवा, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, एंड लास्ट पर्पल पे क्या एम्फेसिस है, आपको क्या क्या कवर करना है। आपको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स और ये बैलेंस असेसमेंट करना है। मोटा मोटी बात ये है, आपको क्वेश्चन एक एक वर्ड जो भी दे रहा है, दैट रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पी लेवल पेपर्स। तुम्हें लगेगा क्लासेस बहुत इजी है, वाकई कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सामने आते हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट को ब्रेक करके जब तक आप नहीं देखोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि देना क्या क्या है। यानी वही सिंपल चीजें कितनी देनी है, क्या क्या देनी है, ये समझना इज अ प्रॉब्लम। अब जैसे बाकी पेपर्स भी आपको दिखाती हूँ, जो टेक्निकल वर्ब्स हैं, क्या वो सिर्फ एसबीएल में यूज होते हैं? नो, एएफएम में भी होंगे। ये देख लो,
ये एग्जामिनर रिपोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन हाईलाइट करके यहां पे लिखा है, एक्सप्लेन। क्या यूज करना है? टू यूज करेंसी फ्यूचर्स एंड इंटरेस्ट रेट कॉलर एज हेजिंग मेथड्स। अब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोई भी कंपनी करेंसी फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट कॉलर को क्यों यूज करेगी। बच्चों ने धड़ 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 चालू कर दिया, एडवांटेजेस करेंसी फ्यूचर के, एडवांटेजेस इंटरेस्ट रेट कॉलर के। लेकिन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, इन दोनों को चूज किया है क्योंकि बाकी चूज नहीं करने थे। तो बाकी क्यों नहीं करने थे? दिस वॉज द हिडन इंटरप्रिटेशन। ये हमें आपको सिखाना है। क्वेश्चन की सिंपल हिंदी करो, कंपनी करेंसी फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट कॉलर को क्यों चूज करे? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम इसके बता दो, लेकिन यहां पे ये कॉन्ट्रास्ट करना था बाकी मेथड से भी कि उनको छोड़ दिया और इनको ले लिया। क्यों? ये एग्जामिनर ने यहां लिखा, this implies that the treasury personnel would have compared futures and collars with other methods. This is P level. और यहां पे अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं पड़ पाता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों रह जा रहे हैं, और वाकई ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, मेनी रिस्पॉन्सेज फोकस देयर डिस्कशन ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू हेजिंग टेक्निक्स एंड दीज पॉइंट्स वर रिवॉर्डेड। मैंने बोला ना, इसके लिखो, बिल्कुल लिखो। लेकिन मेन चीज क्या थी, स्टूडेंट्स को ये बताना था कि कैसे बाकी मेथड्स को छोड़ के सिर्फ इन दोनों को लिया गया है। तो अब जो मेरे लाइव सेशंस होंगे ना, उनमें हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी करानी मुझे लग रहा है ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रबलसम लग रही है। उनको आंसर में क्या लिखना है वो तब पता चलता है जब उनको मैं बताती हूँ क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन समझाना इज द फर्स्ट थिंग। बाकी जनरल कमेंट्स में भी यहाँ पे इन्होंने यही चीज लिखा है, कैंडिडेट्स हु वर वेल प्रिपेयर्ड वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ओवरऑल मेनी कैंडिडेट्स कोप्ड वेरी वेल विद इवैल्यूएशन कैलकुलेशंस। Response to discussion part was disappointing. See this word disappointing. ये मैं भी पता नहीं स्किल लेवल में शायद रेफर कर रही थी, डिसअपॉइंटिंग वर्ड ढूंढना। थियरी राइटिंग में डिसअपॉइंटिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। अभी अपन ने ऊपर पॉइंट्स देखे थे ना जो मैंने ब्लू ऐड किए थे, वो रिपीटेशन यहां से आ रहा था। स्टूडेंट्स आर नॉट डेवलपिंग पॉइंट्स व्हिच इज गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द एग्जामिनर, दे आर जस्ट गिविंग व्हाट द एग्जामिनर हैज गिवन यू। उसने तुम्हें जो दिया तुमने लौटा के उसको वही दे दिया, नहीं। गिव हिम समथिंग रेलेवेंट दैट शोज योर इंटेलिजेंस। उन्होंने आपको कुछ कच्चा पक्का दिया है, आप उसको कन्वर्ट करके एक बुके में सजा के फिर दो। ठीक है, कुछ यहां तक बात समझ में आई? गाइस समझ में आई या चले गए छोड़ के? यस मैम, आ गई मैम। Yes, sir. ओके Yes, ma'am. ओके। नाउ अनदर थिंग, सी यहाँ पे भी एएफएम में ही बार बार यहाँ पे उन्होंने बोला है, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज क्रिटिकल। आई एम प्रूविंग माई पॉइंट कि मैं प्रेजेंटेशन के पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ। Avoid repetition. Repeating a point does not give you extra marks. अब मैं इसमें हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, तुम एक इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को दोगे, वो तुम्हें 1 नंबर देगा। ये पॉइंट कहां से प्रूव हुआ? ये लो यहां से प्रूव हो गया, मुझे मिले लकीली ये फुर्सत में जब पढ़े तो। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम्स आर एक्सट्रीमली टाइम प्रेशर्ड. गिविंग योर आंसर अ स्ट्रक्चर will help you organize your thoughts and work more effectively. So I to really focus on how you are presenting the answer. क्योंकि अगर मैं सच बताऊं, जो आंसर्स थोड़े से अच्छे दिखते हैं ना, उनको समझना ज्यादा आसान होता है। अगर आपका आंसर मेस्ड अप होगा, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, तो कितने भी करेक्ट पॉइंट्स आपने लिखे हो, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो मुझे यहाँ पे भी मेरी चेकिंग में मुझे कमेंट डालना पड़ता है, आंसर इज मेस्ड अप। और बच्चा सोचता है कैसे मेस्ड अप? मेस्ड अप का मतलब है आपने सिस्टमेटिकली प्रेजेंट नहीं किया। रेवेन्यू एक जगह डिस्कस हो रहा था, उसके अंदर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घुसा दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आरओसी घुसा दिया। डिस्कस देम सेपरेटली, नो, ताकि उसका एक स्ट्रक्चर दिखे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो एग्जामिनर बार बार अब बोलने लगे हैं। एपीएम में क्या, एपीएम में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी। क्वेश्चन ने यहाँ क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा शेयर होल्डर्स आर नॉट फेमिलियर विद द मॉडल। सबसे पहला सिग्नल कि शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है इस मॉडल के बारे में, यानी आपको यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान नहीं देना है।
जब सामने वाला समझता नहीं है ना, तो आप उसके लेवल पे आके ही समझाओगे. दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशनल. जस्ट इमेजिन आप किसी गांव में जा रहे हो जहां लोग हिंदी समझते हैं, और आप जाके हेलो हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू डूइंग, hey girl, when did you get married, oh how many kids you have, oh when did you get married, you didn't get married, how many children you have, वही लगा देगी वो. यू नीड टू अंडरस्टैंड किससे क्या बात करनी है, किस लैंग्वेज में करनी है. यहां पे वो लैंग्वेज क्या होगी, नॉन टेक्निकल रखो. अगर शेयर होल्डर को कोई लेटर जा रहा है, कोई भी रिपोर्ट जा रही है, दे डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स, उनको जो समझ में आता है उसमें बात करो. देन the shareholders want a specific explanation of each of the 4 determinants and why measuring them would help to improve the performance. और उसके बाद में recommend भी करो. यानी एक ही पैराग्राफ में क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं लिखेगा. सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो. दे विल नॉट गिव यू लाइक दिस. फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर इंप्रूव कैसे होगी परफॉर्मेंस उसकी बात करो, और फिर तीसरा रेकमेंडेशन दो. ये आपको निकालना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या कवर करना है आंसर में. And this is not only with APM, you can find such clumsy paragraphs even with AFM, even with SBR. SBR में ethics वाला question इसी तरीके से आएगा. So in all P-level papers, you will find information like this, and you will have to practice कि इसमें करना क्या है. चलो अब SBR में भी देख लो. ये स्क्रीनशॉट है, ये आपका सितंबर 2023 का सैंपल एग्जाम है. सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए. दैट मीन्स डिस्कशन विद नंबर्स. देन ठीक है, SBR इज नॉट अबाउट ओनली कैलकुलेशन, इट विल इन्वॉल्व डिस्कशन ऑल्सो. और देख लो, एग्जामिनर रिपोर्ट है मार्च जून 2024 एग्जाम की. एक्सप्लेन, डिस्कस. आगे, weaker answers were not always because of a lack of technical knowledge. This is what I have been telling you guys always. It's not about मैम मैंने तो सारे के सारे IAS रट लिए. It's not about technical knowledge. Candidates are answering the questions as per their own wish. उनको क्या आता है वो ये दे रहे हैं, rather than what the question is asking. Question is asking about CGU, students are asking about impairment. में हो सकता है मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ. कहने का मतलब है क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, हम जवाब कुछ दे रहे हैं. तो एग्जामिनर ने साफ बोला टेक्निकल नॉलेज ठीक है बच्चे की, उसको पता है जो लिख रहा है ना वो ठीक लिख रहा है, लेकिन भाई क्वेश्चन ने वो पूछा ही नहीं है. दैट्स योर प्रॉब्लम. गॉट इट. मयूरी आती हूँ बेटा, उस चीज पे आती हूँ. अब ये रिजल्ट देखो. Why I am showing you the result? Just to motivate you कि ये challenges रहे हैं सारे P-level papers में, but there have been students who have been successful in this journey. और इन स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा बादाम खाए होंगे या मैंने इन पे कोई जादू टोना किया होगा. सी अभिषेक अग्रवाल, सॉरी, लुक एट हिज स्कोर. हरवीर नेवर अटेंडेड द क्लासेस, और मुझे आज इसमें लगता है कि इसने अगर क्लास अटेंड करी होती और मैंने थोड़ा सा इसको इसी तरह की प्रैक्टिस करा दी होती, ही वुड हैव क्रॉस्ड 80. Probably Abhishek would have crossed 85, 87, 88. See, look at these marks. Shiva, Shiva is here in the batch. Shiva, congratulations on 74. I'm sorry, मैं इस बार ब्रोशर नहीं बना पाई. See, Anmol Khanna. Shiva, he is attending the batch here. Okay. ऐसे AFM में, see, रचना, देव. मतलब ऐसा नहीं है कि 50 वाले भी कमजोर बच्चे हैं. नहीं, मीत ने बड़ा स्ट्रगल किया आंसर राइटिंग में, बट ही डिड इट. तो ऐसा नहीं है कि सब बराबर पे होंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज कंटिन्यूअसली कीप ऑन इंप्रूविंग. लव वाज वर्किंग, आस्था वर्किंग. तो टाइम नहीं मिल रहा था स्टूडेंट्स को, बट लगे हुए थे, कर रहे थे. और ये तो डेटा मेरे पास जो आता है, जो स्टूडेंट्स बता देते हैं कि मैम हम पास हो गए, उनका मैं डाल देती हूँ. एंड दिस टाइम कुड नॉट गेट द टाइम टू प्रिपेयर अ ब्रोशर. So what exactly I am going to help you on?
आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी एरियाज, स्पेसिफिकली जो जो कमियां बताई हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा मेरे पास से. इफ यू सी द नंबर ऑफ टेस्ट्स, दिस इज माय स्ट्रेंथ. और ये तुम्हें क्यों सुना रही हूं? इसलिए नहीं कि तुम क्लास ज्वाइन करो, इसलिए कि अगर ज्वाइन कर चुके हो तो टेस्ट को छोड़ो मत. इन टेस्ट्स को रखने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है. ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी इफ यू कम अप टू गिव दीज टेस्ट्स. सी द नंबर ऑफ टेस्ट्स, मतलब सेशन तो 8 है, टेस्ट 10 है. तो ये जो ऑटोमेटिक इवैल्यूएटिव टेस्ट है, ये है आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए. तो कैलकुलेशन पे तो तुम ऑटोमेटिकली फोकस करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन जो 5 टेस्ट होंगे ये मैन्युअली मैं चेक करूंगी, कंसीडरिंग कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो. फिर जो मेरे सेशंस होंगे उनमें हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, और वो प्रैक्टिस मैं इस बार कराऊंगी टाइम बाउंड. यानी इस बार अनलिमिटेड टेस्ट नहीं होंगे कि भाई तुम करो 3 घंटे में करो, 4 घंटे में करो. नो, दिस टाइम द टेस्ट विल बी टाइम बाउंड. इवन इन द लाइव सेशंस we'll do some discussions which will be time bound. ठीक है. सो ये हम यहां पे आपकी हेल्प कर पाते हैं. इन द लाइव सेशंस वी विल कवर अप द फाइनल पॉइंट्स रिलेटेड टू जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई. रीडिंग इशू आ रहा है तो अब जो सेशन पेपर वाइज होगा उसमें आपके सामने क्वेश्चंस के एग्जिबिट्स होंगे, एंड देन यू विल टेल मी कि आपको इसमें क्या समझ में आया है. हम खूब सारे ऐसे ही रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, पुट योर माइंड एट द सेम प्लेस, और फिर उसको इंटरप्रिटेशन करेक्ट करो, यानी कॉम्प्रिहेंडिंग द क्वेश्चन करेक्टली. दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिस. मैंने देखा टेक्निकल्स पे बच्चों को ज्यादा डाउट्स नहीं आ रहे, लेकिन दिक्कत इसमें आ रही है. सो आई नीड टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू यू ऑल हियर, नॉट इनटू कि चलो IFRS 16 क्या होता है वो बताओ. दैट इज नॉट नीडेड. ठीक है. So I'm done with briefing you the challenge with P-level papers. Now, if anything is there in your mind which you are looking for as an answer, you are free to ask that. बताइए. मैम मेरा वो हाँ हेलो सुशील. हाँ सुशील. मैम, मैंने ऑडिट स्टार्ट कर दिया था, 2 चैप्टर कर भी लिया था, लेकिन अब ओके. मैं फुल्ली कंफ्यूज है कि अब करे क्या. सबसे पहले तो उनसे बात करो. अगर जहां से कोचिंग ली है, इफ दे कैन पोस्टपोन टू सितंबर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई. सबसे पहले वहां बात करो, फिर अपन फोन पे कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है. यदि मैम वो एक्सटेंड कर देते हैं फिर हमें कौन सा पेपर उठाना चाहिए अभी? तुम पहले वहां पे बात करो. मुझे डाउट है वो कि मैम यदि नहीं होगा. वो मैम यदि एक्सटेंड नहीं भी करेंगे ना, यदि मेरे फ्यूचर के लिए ये सही रहेगा तो हम ये करेंगे ना. तो फिर मुझे एक बार टाइम दो, मैं एक बार ACC में मैं खुद डायरेक्ट भी लिख लेती हूँ. तो मैम बट आपसे कब कनेक्ट करें अब? मुझे पूरी उम्मीद है लेकिन कि कॉन्क्रीट आंसर आएगा नहीं. हाँ, वो तो है ही मैम. मुझे भी उम्मीद यही लग रही है कि कॉन्क्रीट आंसर नहीं आएगा. फिर ऐसे में क्या कॉल लें. यस एक बार मैम. मुझे हफ्ते भर का टाइम दो. लेट मी ट्राई टू गेट एन आंसर. मे बी वो अभी दे पाए. 1 हफ्ते का? उससे पहले तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे. हाँ, 2-3 दिन तो इस- वो वैसे रिप्लाई करने में लगा देंगे. तो अपन थर्सडे कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है मैम. ठीक है, थर्सडे कनेक्ट करते हैं. कुणाल, लॉ की एग्जेम्पशन इज ओके. हम लॉ प्रैक्टिशनर की तरह वैसे भी CS नहीं काम करते. अपन लॉ एक्सपर्ट्स होते नहीं है ना स्किल लेवल में. ना तो हमने एडवांस लॉ पढ़ी है, ना P लेवल में लॉ होती है. तो लॉ प्रैक्टिस वैसे भी हमारी नहीं चलती. सॉरी, कुछ मैं ज्यादा वैसे बोल रही हूँ, बट बिकॉज दिस इज नॉट आवर कोर. लेकिन हम ऑडिट को स्किल में भी पढ़ते हैं, फिर उसके प्रोफेशनल को भी पढ़ते हैं, फिर हमें साइनिंग अथॉरिटी भी मिलती है. ऐसे ही AFM के भी हम मल्टीपल लेवल्स पढ़ते हैं. ठीक है. सो पॉइंट इज कि लॉ की एग्जामिशन पे इज ओके. एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस लॉ देयर. ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? Ma'am, I have one question regarding APM. Hmm. Can you let me know? I joined a little late. That what is need for basis for the live classes in APM? Okay, so Anjali, you need to watch the induction session. Induction session has got all the details about how the classes will go. Plus, APM का कैलेंडर भी ग्रुप पे शेयर हो चुका है. That calendar has got some dates कि किस दिन आपका कौन सा टेस्ट होगा. अच्छा हाँ, याद आया, APM में क्लासेस नहीं है. I'll tell you why. क्योंकि APM में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन ये जो P लेवल के क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वाले जो सेशंस होंगे ना, that APM guys also have to attend.
Okay, ma'am. Ma'am, but the thing is, I'm not in any groups. I am joining this session for the first time. I got your number from somewhere. Okay, I'm okay. planning to take papers for June attempt. So do one thing, reach out to the team, even if you do not want to join, at least see the induction. उससे आपको काफी कुछ clear हो जाएगा कि अगर खुद भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है. Induction is available on YouTube. They will share with you. Okay, ma'am. Thank you. And ma'am, I अच्छा want to ask another thing. Do you think AFM and APM is a good combination, provided I'm a full-time student? Okay. ट्राई कर लो. अगर लगा एग्जाम बुकिंग की लास्ट डेट तक अगर लगा कि नहीं तैयारी नहीं हो रही है तो फिर एक एग्जाम बुक मत करना या विड्रॉ कर लेना, पैसे वापस आ जाएंगे एसीसी अकाउंट में. Okay, ma'am. Okay. Do that. क्योंकि अंजलि मैं इसमें ना बहुत श्योर नहीं हूँ. एक बच्चा ऐसा भी है जिसने 3 पेपर एक साथ कर दिए थे. मैंने उसके बाद से बोलना बंद कर दिया कि मत करो. कुछ नहीं कह सकते यार, बच्चों की जब ठान लेते हैं ना बच्चे, then nobody can stop them. Try Ma'am, कर लो. even I cleared 2 skill level papers together, but worried about professional. Then don't doubt yourself because you never know. Maybe you get so much of time this quarter and you actually get connected with the papers कि आप उनको निकाल लोगे. I will not say it's impossible. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Try मारो. Okay, okay. अच्छा और मैम, ऐसे भी एसबीआर का इंटरनेशनल चूज किए हुए हैं, तो फिर उधर यूके का international करना है सुजीत, अभी तो इंटरनेशनल ही करना है. उसका तो श्योर हो गया ना कि जा रहा है यूके. नहीं नहीं मैम, ये पूछ रहे थे कि जैसे एसबीआर का इंटरनेशनल दे चुके हैं, हम्म. तो फिर ट्रिपल ए का यूके चूज करेंगे तो फिर वो डिफिकल्ट होगा ना. नहीं होगा, उसमें एक चैप्टर छोटा सा आएगा, बस वो एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा. ठीक. ऑडिटिंग की जो स्टाइल होती है ना वो कॉमन होती है. अब जो छोटे मोटे चेंजेस होंगे ना सिर्फ वो आप पढ़ लोगे यूके के, वो आपके ऑडिट के पेपर में ही है, उसके सिलेबस में जुड़े हुए हैं, तो आपको एसबीआर नहीं पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, तो अभी के लिए वेट करें और इस बीच में करें क्या मैम. नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो. हाँ, तो अभी नेक्स्ट तो पेपर. Thursday तक वेट करो, फिर अपन बात करेंगे. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है. पार्थ, यू वांट टू आस्क समथिंग? या मैम, मेरा लास्ट पेपर बचा हुआ है. मैंने एटीएक्स दिया था इससे पहले. अभी Okay. मैंने एएफएम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो शुड आई चेंज टू ट्रिपल ए? पार्थ, कोचिंग स्टार्ट कर दी क्या? हाँ, किससे ले रहे हो? आपसे ही. तो हमारी तो वैसे ही चेंज हो जाएगी. कर लो, अगर मूड हो रहा है ना कि भाई मुझे ट्रिपल ए पे जाना है. अच्छा, रिफंड भी आएगा तो भी ठीक है, कर लो. ठीक है, क्योंकि कर लो, फिर आप कर लो. बोल रहे हो कि करने के बाद. कंपलसरी है. हाँ. वो जरूरी है, वो जरूरी है. सो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुमने कुछ बुरे इरादों से हमारी क्लास ले ली और उसके बाद में छोड़ दी, ऐसा. थैंक यू मैम. ले लो, पर ट्रिपल ए कर लो. ठीक है. हाँ, और जून के लिए जाना चाहिए क्योंकि फिर और आप मैं तो बोल कहती रहे हूँ सितंबर के लिए जाओ. पर एक ही पेपर बचा हुआ है तो तुम छोड़ दो ना इस क्वार्टर को एक बार. बाकी तुम्हारी कॉल है. मैं एक बार थर्सडे तक पता लगा लेती हूँ. अगर थर्सडे तक मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ गई ना तो मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगी इसको. फिर तुम लोग ओके मैम. कर लेना. थैंक यू. ठीक है. थैंक यू. एनीथिंग एल्स गाइस? ऑल सेट? मैम मेरे लिए एटीएक्स और ट्रिपल ए में से ट्रिपल ए ही बेस्ट रहेगा ना अभी. ऋषभ, एटीएक्स और ट्रिपल ए में से प्रोवाइडेड मैम आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट, मुझे अभी कोई वर्किंग नहीं है. मैं एटीएक्स कर लो ना. एटीएक्स कर लूँ मैम, क्योंकि अभी मैंने एएफएम दे चुका हूँ एक ऑप्शनल एग्जाम. हाँ. लुकिंग नेक्स्ट ऑप्शनल एग्जाम. तो अरे एटीएक्स. यार, ओहो, अच्छा. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर. आर यू डन विद योर एसबीएल एंड एसबीआर? आई एम गिविंग एसबीएल इन जून अटेम्प्ट. एसबीआर आई हैड गिवन रिसेंटली इन माय मार्च अटेम्प्ट. यस. तो ऋषभ, अगर कुछ फायर नहीं है तो फिर एक बार सिर्फ एसबीएल ही रखो. और अगर थर्सडे तक मेरे पास कॉन्फर्मेशन आ जाएगी तो फिर नो ट्रिपल ए नो, साथ फॉर देना. सितंबर अटेम्प्ट. फॉर सितंबर अटेम्प्ट. सितंबर के लिए ट्रिपल ए रखो. और अभी जून के लिए तुम्हारा जो भी प्लान चल रहा है, जिस भी पेपर का चल रहा है, एसबीएल. एसबीएल पे चल. ट्रिपल ए रखूँ मैं एटीएक्स की जगह पे, वही पूछ रहा था मैं. हाँ 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 हाँ. ओके, मतलब कि अगर मेरे को इंडिया में भी रहना है तो ट्रिपल ए का ज्यादा फायदा है. ऋषभ, क्योंकि क्या होगा कि आप इंटरनल ऑडिट टीम भी होती है ना, इंटरनल ऑडिट टीम में भी साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास है, फ्यूचर में उसके डोर्स ओपन रहते हैं. आप जाओ नहीं जाओ, लेकिन ओके. कंपनी को पता है कि आप ऐसे सेट हो जिसको अगर बहुत अच्छा पैकेज दिया जाएगा तो एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू डू दैट. ओके ओके मैम, गॉट इट. थैंक यू. यश, हेलो चलो. मैम. okay. हाँ मैम जी, कहाँ हाँ. से मैम वही थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है.
मैम पीएम पे मेरे मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने का है, मतलब कि दोनों 50-50 ही है। हम्म। सो अभी मैं एसबीआई स्टार्ट करूं या फिर पीएम के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ? नहीं नहीं, वेट तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज बाय चांस अगर 50 पे पास हो गए ना, तो ये से 1 महीने के निकलने का ज्यादा दुख होगा। तो एसबीआई अगर खुद पढ़ रहे हो तो खुद ही पढ़ते रहो। अगर कोचिंग हमसे ही लेनी है तो हम तो बेटा वैसे भी रोक देंगे ना, वी वोंट काउंट दैट 1 क्वार्टर, हम उसको क्वार्टर नहीं काउंट करते हैं। तो ओके। आपका लेट्स सपोज आप जून के लिए अभी ले रहे हो, रिजल्ट आया और बाय चांस पीएम नहीं क्लियर हुआ, हम्म। एसबीआई की क्लासेस रुकवाओगे, आप मैसेज डालोगे टीम को कि प्लीज फ्रीज माय क्लासेस, आपका पहला क्वार्टर सितंबर माना जाएगा। ओके। जून तो काउंट ही नहीं करेंगे हम, ये सिर्फ उस फैसिलिटेशन के लिए है कि अगर आप बाय चांस पीएम में इमेजिन करो एग्जैक्ट 50 में पास हो गए, तो क्या आने वाले 1 महीने में हो जाएगी क्या एसबीआर? नहीं। नहीं होगी, वो अटेम्प्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो जस्ट अवेल दिस सिस्टम, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में यू विल गेन मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस। राइट। तो उसको कर लो, और कोचिंग नहीं ले रहे हो तो वैसे ही डरना नहीं है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ते जाओ। यस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए गाइस, आई होप द आंसर्स आर ऑल इन प्लेस। एटीएक्स की डिमांड तो है बेटा, लेकिन उसमें मयूरी प्रॉब्लम वही आएगी कि इंटरेस्ट एरिया है तो कर लो। हाँ जी, ठीक है? हम इंटरेस्ट है, हाँ। हाँ, तो फिर यू कैन डू। यश, यश आपका मैसेज ऊपर छूट गया क्या मुझसे? आई कैंट सी योर क्वेरी। अच्छा, ओके, 8 क्लासेस, ये कैलेंडर में होता है यश, कौन सी क्लास किस दिन पे है, वो कैलेंडर एक पूरा का पूरा शेयर किया हुआ है। आप टीम से पूछोगे वो भी बता देंगे। और क्लासेस ये वाली तो लाइव होंगी, आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा या 1 दिन पहले कि भाई क्लास इस टाइम पे हो रही है। अभी हम उसका टाइम इसलिए नहीं बता पाते, वी आर नॉट श्योर कि कौन स्टूडेंट कहाँ कौन से टाइम जोन में बैठा होगा, तो हमें पता नहीं होगा कि क्या टाइम रखना है उसका। ठीक है, टेस्ट आपका शेड्यूल होता है यश। ओके, हाँ जी, बताओ बताओ नेक्स्ट। Ma'am, I was wondering if I could have a one-on-one consultation with you once. अंजलि, हम कल बात कर सकते हैं। So how can I connect? जस्ट आस्क द टीम, दे विल शेड्यूल अ कॉल विद यू। वो मेरा टाइम देख के, ठीक Okay, है, ma'am. मैं खुद भी अपना कैलेंडर देख के बताऊंगी, व्हेन दे विल जस्ट कॉल मी, तो मैं टाइम देख के वी कैन कनेक्ट। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ सानिया, तुम पास हो जाओगी यार, तुम मत पूछो ये बात, हो जाओगी, कर लो, दैट्स ओके, एटलीस्ट यू डोंट आस्क दिस। ठीक है, चलिए जी। ओके, आई टुक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू ऑल, but anyways I hope all your queries at least related to P level exams are clear. So even if you are studying on your own, please focus on these areas, क्योंकि ये areas है जो आपको क्लियर ना करने में सबसे पहले रुकावट बनेंगे। सो इन पे काम करना है, एंड ट्राई टू हैव अ मेंटर। आप अगर क्लास नहीं ले रहे किसी से भी, अपने किसी सीनियर से पूछ लो कि यार आप मेरे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस चेक कर दोगे क्या। लुक फॉर अ फीडबैक। क्वेश्चंस चेक करने का मतलब मार्क्स देना नहीं है, मार्क्स को छोड़ो, तुम फीडबैक लो कि कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, व्हाट वाज नॉट फिटिंग वेल। सो वो फीडबैक इज द मोस्ट क्रूशियल फीडबैक फॉर यू, वहां फोकस रखना। टेक्निकल सब हैंडल कर जाते हैं पीएम, इसमें पी लेवल में राइटिंग पार्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो उस पे फोकस रखना। ठीक है जी, सो आई विल कम अप विद मोर वीडियोस रिलेटेड टू व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजीज फॉर पी लेवल, बट इन द मीन टाइम फिलहाल फाइनल करके आने वाले 5-6 दिन में रेस्ट लेके देन फाइनलाइज एंड स्टार्ट स्टडीइंग। ओके जी, चलिए गाइस, बाय बाय, कैच यू ऑल इन द क्लासेस, बाय, टेक केयर, मैम थैंक यू। बाय थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय।